हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट टाइम पे बेटा हम लोग बात कर रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में। ग्रोथ वाला कंसेप्ट हो गया था। अब हम एक टर्म यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? ऑल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ध्यान देना, ऑल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू द सेनेसेंस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सीड आपने बो दिया, सीड के जर्मिनेशन से लेकर प्लांट के सेनेसेंस डाई होने तक, मर जाने तक का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इट इज द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस। डेवलपमेंट में दो प्रोसेस आता है, क्या क्या? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जी और डी। जी का मतलब ग्रोथ, डी का मतलब डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दो चीज मिलके बनता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक का जो प्रोसेस है, जैसे आपने सीड बोया तो सीडलिंग निकला, सीड से छोटा सा प्लांट निकला। प्लांट जुवेनाइल फेज में आया, फिर मैच्योरेशन फेज में आया तो उसमें फ्लावरिंग हुआ, फ्लावरिंग से सीड का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्लांट में सेनेसिंग हुआ। सेनेसेंस का मतलब क्या है? सेनेसेंस का मतलब है प्लांट में एजिंग हुआ, प्लांट फिर डीके कर गया, मर गया। तो जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, इसे ही हम बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। एक टर्म यूज होता है प्लास्टिसिटी, ध्यान देना बेटा, एक टर्म यूज होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्लास्टिसिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है एबिलिटी टू चेंज, जो खुद को बदल सके, जिसमें बदलाव आ सके। तो द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज, अलग अलग पाथवे फॉलो करना, मतलब चेंज आ रहा है ना। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रेस्पॉन्स टू द फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब डेवलपमेंट, फेजेस ऑफ लाइफ, और द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर, किसकी वजह से? इन रेस्पॉन्स टू अदर इन्वायरमेंट और डेवलपमेंटल पाथवे, ठीक है। तो पाथवे के रेस्पेक्ट में, डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में या फिर इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर का बनना कहलाता है प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हेटेरोफाइली। हेटेरो मतलब डिफरेंट, फाइली, फिल मतलब लीफ। हेटेरोफाइली का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन सेम प्लांट। एक ही प्लांट में अलग अलग टाइप के लीफ का बनना हेटेरोफाइली कहलाता है। अलग अलग टाइप का मतलब, टाइप मतलब होता है अलग अलग शेप के रेस्पेक्ट में, ठीक है। टाइप शेप के रेस्पेक्ट में है। तो हेटेरोफाइली का बड़ा अच्छा एग्जांपल है हेटेरोफाइली ड्यू टू इन्वायरमेंट। हेटेरोफाइली दो वजह से हो सकता है, एक तो इन्वायरमेंट की वजह से और एक तो ड्यू टू डेवलपमेंट की वजह से। तो हम दोनों एग्जांपल आपको लेके बता रहे हैं, हेटेरोफाइली ड्यू टू इन्वायरमेंट और हेटेरोफाइली ड्यू टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब फेजेस ऑफ लाइफ। तो देखिए, एक प्लांट है बटरकप। बटरकप होता है रेननकुलस। इसमें ये एम्फीबियस प्लांट होता है। एम्फीबियस प्लांट मतलब ये लैंड पे भी ग्रो कर सकता है और वाटर में भी ग्रो कर सकता है, पानी में भी। तो बेटा, शेप ऑफ लीफ डिफरेंट इन एक्वाटिक प्लांट्स फ्रॉम दोज ऑफ लैंड प्लांट। एक्चुअल में ये एम्फीबियस प्लांट है रेननकुलस, बटरकप। इसके कुछ मेंबर आपको पानी में मिलेंगे और इसके कुछ मेंबर आपको लैंड पे मिलेंगे। तो एक बार बताइए, जो एक्वाटिक है, जो पानी में है, उसको पानी का इन्वायरमेंट मिला, और जो लैंड पे है उसको एयर का इन्वायरमेंट मिला। तो लैंड वाले और वाटर वाले में, दोनों में लीफ का शेप आप देखोगे अलग अलग होगा, जबकि प्लांट तो एक ही था, रेननकुलस ही था ना। तो ये हेटेरोफाइली है इन्वायरमेंट की वजह से। और ऐसे ही हेटेरोफाइली ड्यू टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब फेजेस ऑफ लाइफ, जैसे कॉटन है, कोरिएंडर है और लार्किस्पर है। सबसे अच्छा हरी धनिया आपने देखा है। हरी धनिया अभी जुवेनाइल फेज में है, जुवेनाइल फेज में है, उसके लीफ का शेप देखो अलग रहेगा। लेकिन यही धनिया आप देखोगे इधर मार्च अप्रैल में, आप देखिएगा धनिया, तो जब उसमें फ्लावरिंग आने लगता है, उसमें जब फूल खिलने लगता है, मैच्योरेशन फेज में आ जाता है,
तो उसके लीफ का शेप एकदम अलग हो जाता है, बहुत पतला सा लंबा लंबा सा हो जाता है। अभी धनिया का पत्ता अभी जुवेनाइल फेज में चौड़ा चौड़ा होगा ना, तो बाद में एकदम शेप बदल जाता है। जुवेनाइल फेज में अलग था, रिप्रोडक्टिव फेज में अलग हो गया, तो वो फेजेस की वजह से हो गया, लाइफ के डेवलपमेंट की वजह से हो गया। द शेप ऑफ लीफ इन जुवेनाइल फेज इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एडल्ट फेज। ये डेवलपमेंट की वजह से हुआ। डेवलपमेंट मतलब जुवेनाइल फेज में अलग और फ्लावरिंग फेज में अलग, रिप्रोडक्टिव फेज में अलग, और यहाँ एयर वाले का अलग था और वाटर वाले का अलग था। तो ये इन्वायरमेंट की वजह से हेट्रोफाइली है बटरकप में, और इनमें डेवलपमेंट की वजह से हेट्रोफाइली है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, हार्मोन। हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहां पे ध्यान देना बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स, बात एक ही है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स, आप कुछ भी बोल दो। तो ये जो पीजीआर होता है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, ध्यान देना, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स synthesized in one part of plant and transported to other part and exhibit physiological response even at low concentration। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं बेटा, हार्मोन्स प्लांट के किसी एक पार्ट में बनते हैं और वहाँ से किसी दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होके पहुँच जाते हैं, जाइलम फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके पहुँच जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद अपना फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स या इफेक्ट शो करते हैं इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। हार्मोन को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है, तो हार्मोन बनता कहीं और है और ट्रांसफ़र होकर कहीं और पहुंच जाता है जाइलम फ्लोएम के थ्रू। एनिमल होता तो ब्लड के सिस्टम के थ्रू पहुंच जाता ना। तो एग्जिबिट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इवन एट लो कंसंट्रेशन। हार्मोन को काम करने के लिए कम कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के यहाँ पे 5 मेजर कैटेगरी आपको दिखा रहे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एथिलीन्स और एब्सिसिक एसिड, ABA। तो पीजीआर को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, एक तो ग्रोथ प्रमोटर्स है, दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर्स है। प्रमोटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों आ जाएगा। इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड और एथिलीन आ जाएगा, ये दोनों। एथिलीन को प्रमोटर भी मानते हैं बेटा, ध्यान देना। ये जो एथिलीन है, एथिलीन इज बोथ प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। ये जो एथिलीन होता है बेटा, एथिलीन इज बोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर, दोनों एक्टिविटी इसके पास होता है एथिलीन के पास। एथिलीन को ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में रखते हैं। तो 5 हार्मोन हो गए। तो ये तीनों क्या करते हैं जिससे हम बोलते हैं ये प्रमोटिंग हार्मोन है? इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब ट्रॉपिज्म, जैसे फोटोट्रॉपिज्म हो गया ना। पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न का मतलब ग्रोथ पैटर्न। फ्लावरिंग हो गया, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है इसका। ये सब इनका ना ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ है, ग्रोथ प्रमोटर्स का। और ये जो इनहिबिटर्स हैं, इन्वॉल्व्ड इन वुंड रेस्पॉन्स, प्लांट को कोई डैमेज हो गया, चोट लग गया। रेस्पॉन्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, कोई बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस है तब ये रेस्पॉन्ड करेंगे। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ आर, इनकी जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ है, डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी पढ़ा होगा आपने, डोरमेंसी। एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब लीफ, फ्रूट, फ्लावर का प्लांट से टूट के गिर जाना अर्ली स्टेज में, प्री मेच्योर स्टेज में। सेनेसेंस मतलब डिके करना, डाई होना, ये सब ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ है। और यहाँ पे हमने हार्मोन का कंपोजिशन लिखा है, यहाँ पे हार्मोन का नाम लिखा है। जैसे इंडोल कंपाउंड, इंडोल डेरिवेटिव या इंडोल कंपाउंड में हार्मोन है इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये दोनों बेटा इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो होता है ये ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन। ये ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन जो होता है इंडोल डेरिवेटिव होता है, ध्यान देना। ऑक्सिन जो होता है ये इंडोल डेरिवेटिव है। दूसरा टर्पीन्स, टर्पीन्स में आता है जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड हार्मोन जो होता है ये टर्पीन डेरिवेटिव होता है।
एडेनिन डेरिवेटिव में आ गया N6 फॉर्फ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन और काइनेटिन N6 फॉर्फ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन और काइनेटिन, ये दोनों साइटोकाइनिन है जो एडेनिन डेरिवेटिव होता है, प्यूरिन डेरिवेटिव है, एडेनिन प्यूरिन है ना। गैसेस में एथाइलिन आ गया, एथाइलिन गैसियस हार्मोन है। कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव होता है एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड होता है ये कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है। अब हम एक एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सबसे पहला हार्मोन हम बात करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन ग्रीक शब्द ऑक्सीन से बना है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो करना, जिसमें ग्रोथ होता है ना, उसको ग्रो करना बोलते हैं, ऑक्सिन का मतलब है। डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन इन कैनरी ग्रास। एक ग्रास होता है फैलेरिस कैनेरियंसिस, उसको बोलते हैं कैनरी ग्रास। उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जब वो स्टडी कर रहे थे, बोथ वर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन केमिकल स्टिमुलस ऑन द बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल अपॉन रिसीविंग लाइट स्टिमुलस, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन ये कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल में फोटोट्रॉपिज्म का स्टडी कर रहे थे। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब जिधर से लाइट स्टिमुलस आया उधर से कोलियोप्टाइल का टिप मुड़ गया। कोलियोप्टाइल क्या होता है? कवरिंग होता है प्लेम्यूल का, जिधर से लाइट आया उधर से मुड़ गया। तो ऑक्सीजन से क्या कनेक्शन है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का, लाइट का और बेंडिंग का, फोटोट्रॉपिज्म का आपस में कनेक्शन है। तो कनेक्शन क्या था? एक पॉइंट हमने लिखा है साइट ऑफ सिंथेसिस। साइट ऑफ सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जो होता है रूट और सूट के टिप पे बनता है, एकदम रैम और सैम पे बनता है, यंग ग्रोइंग पार्ट्स में बनता है ऑक्सीजन। तो फोटोट्रॉपिज्म, बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो देखिए ये कोलियोप्टाइल है, ये ठीक है, ये आप देखिए ये कोलियोप्टाइल है, ये प्लेम्यूल का कवरिंग है और टिप पे ऑक्सीजन बनता है, आपने लिखा है। तो लाइट आया, जिधर से लाइट आया उधर से ये मुड़ गया, उधर ही ये देखो बेंड कर गया। तो बेंडिंग कैसे हो जाता है? एक्चुअल में ऑक्सीजन जब लाइट एक्सपोजर होता है तो ऑक्सीजन टिप पे बनता है, तो ये लाइट वाला साइड है, ये डार्क साइड से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है। बेटा ध्यान दो, ऑक्सीजन डार्क साइड से नीचे आ जाता है और नीचे ग्रोथ ज़्यादा करा देगा आने के बाद। तो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से इधर से लाइट आता है उधर बेंड कर जाता है। तो ऑक्सीजन ऊपर से नीचे आता है, जब लाइट का एक्सपोजर होता है, स्टिमुलस मिलता है, तभी ऊपर से नीचे आता है। तो कोलियोप्टाइल के टिप पे ऑक्सीजन बना था और जब लाइट स्टिमुलस मिला तभी नीचे आया डार्क साइड से और नीचे ज़्यादा ग्रोथ करा दिया। अनइक्वल ग्रोथ की वजह से जिधर से लाइट आ रहा था उधर से क्या कर गया? बेंड कर गया। तो यही होता है फोटोट्रॉपिज्म। तो देखिए जरा, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये जो टिप है, टिप को हटा दिया, डिकैपिटेशन कर दिया। और जब आप टिप को हटा दो और हटाने के बाद लाइट डालोगे ना, इतना आपने हटा दिया, अब जो बचा हुआ पार्ट है उस पर लाइट डालोगे, बेंडिंग नहीं होगा। क्यों? टिप हटा दिया तो ऑक्सीजन भी तो हट गया, तो बेंडिंग क्यों होगा भाई? ऑक्सीजन नीचे आता लाइट मिलने के बाद तभी तो होता, और टिप हटा दोगे तो बेंडिंग नहीं होगा। तो एक साइंटिस्ट था F.W. वेंट, उसने क्या किया? डिकैपिटेशन कर दिया और करने के बाद इसके ऊपर एगर ब्लॉक रख दिया, ऊपर का पार्ट हटा दिया, इसके ऊपर एगर ब्लॉक रख दिया। एगर ब्लॉक ऑक्सीजन के लिए परमिएबल होता है। फिर इसके ऊपर टिप रख दिया और लाइट डाल दिया। कट पार्ट है, ये टिप है, लाइट पार्ट डाल दिया इस पर। जब बेटा ऊपर का ऑक्सीजन नीचे ब्लॉक में आ गया, ब्लॉक में, और ब्लॉक से इसने क्या किया? ऑक्सीजन आइसोलेट किया। उस ऑक्सीजन का नाम था IAA, इंडोलेस्टिक एसिड। तो सबसे पहला हार्मोन जिसका डिस्कवरी हुआ उसका नाम था इंडोलेस्टिक एसिड। कहां से आइसोलेट किया गया? एविना सटाइवा। एविना सटाइवा होता है ओट जानते हो ना, ओट प्लांट के सीड से, एगर ब्लॉक से, कोलियोप्टाइल में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एगर ब्लॉक से ही आइसोलेट किया था एविना सटाइवा में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसका नाम इंडोलेस्टिक एसिड था। ये सबसे पहला हार्मोन था जिसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो
आइसोलेट भी किया, और जब लाइट डाला ना, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ गया तो बेंडिंग भी हो गया। एगर ब्लॉक जो होता है ऑक्सीजन के लिए बेटा परमिएबल होता है, तो यहाँ पे बेंडिंग भी हो गया, ये भी है। तो आप इसको बना लीजिए, आप इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन इकलौता हार्मोन है जिसका पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें आप देखिए, आपको पता है कि ऑक्सीजन सूट के टिप पर, सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट के टिप पे बनता है। तो ये बताइए, जो बनता हार्मोन बनता कहीं और है, काम कहीं और करता है। जो सूट के टिप पे है बना, वो रूट की तरफ जाएगा, तो इसको बोलेंगे बेसिपेटल, बेस की तरफ जा रहा है। ये जो बेसिपेटल है, ये बेटा ऊपर से नीचे जाएगा थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू जाएगा, और जो रूट के टिप पे बना है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर मिनरल के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, लीफ की तरफ जाएगा थ्रू जाइलम। ये नीचे से ऊपर जाइलम के थ्रू जाएगा, तो इसको बोलेंगे एक्रोपेटल। तो मेनली जो होता है, मेनली सूट के टिप पे बनता है, बेस की तरफ आता है, मेनली होता है बेसिपेटल, ठीक है। तो पोलर ट्रांसपोर्ट हो गया, पोल पे बना है ना, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पोल की तरफ जा रहे हैं इसलिए बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अपोजिट पोल से जा रहा है ना, इसलिए बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब स्टार्टर। ऑक्सीजन बनता किससे है? ऑक्सीजन बनता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। जिंक रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस, दैट्स वाई जिंक डेफिशिएंट प्लांट सो रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। जो जिंक डेफिशिएंट प्लांट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो जाती है, क्योंकि जिंक रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। ऑक्सीजन के यहाँ पे हम दो कैटेगरी बना देते हैं, एक तो नेचुरल ऑक्सीजन, दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो आपको नेचुरली प्लांट में मिलेगा, सिंथेटिक का मतलब जो लैब में सिंथेसाइज कराया जाता है। नेचुरल में इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, फेनाइल एस्टिक एसिड। सिंथेटिक में 2,4-D, 2,4,5-T नाम डाइकम्बा। 2,4-D है, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। ये क्या है? 2,4,5 ट्राइक्लोरो, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। ना है नेप्थलीन एस्टिक एसिड, नाम है नेप्थलीन एसिटामाइड। बाकी ये डाइकम्बा है, इसका फुल फॉर्म जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब सिंथेटिक ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, बहुत सारे फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है, क्या एप्लीकेशन है। तो ऑक्सीजन का बहुत सारा एप्लीकेशन है, हॉर्टिकल्चरल यूज भी है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन। ऑक्सीजन एब्सेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। एब्सेशन क्या है? प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स इज कॉल्ड एब्सेशन। एक्चुअल में किसी प्लांट से ना लीफ का, फ्रूट का, फ्लावर का मेच्योरिटी के पहले ही टूट के गिर जाना एब्सेशन कहलाता है, ठीक है। तो एब्सेशन क्यों होता है? which occurs due to the abscission layer formation between leaf base and petiole। प्लांट में लीफ बेस और पेटियोल के बीच में एब्सेशन लेयर बन जाता है जो सुबेराइज्ड होता है, वाटर मिनरल के लिए इम्परमिएबल होता है। तो लीफ को जब कई दिन से पानी नहीं मिलेगा तो क्या जाहिर सी बात है वो टूट के गिर जाएगा, तो उसको बोलते हैं एब्सेशन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? एब्सेशन को रोकता है, एब्सेशन लेयर को फॉर्मेशन होने से रोकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, ऑक्सीजन प्रिवेंट एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन, मतलब एब्सेशन को रोक दिया इसने। लेकिन ऑक्सीजन प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ ओल्डर या मेच्योर लीव्स। अगर कोई ओल्ड या मेच्योर लीफ है तो ऑक्सीजन उसका एब्सेशन करा देता है। लेकिन अगर कोई यंग लीफ है, यंगर लीफ है, तो ऑक्सीजन उसका एब्सेशन रोक भी देता है। ये भी है, ओल्डर का करा देता है एब्सेशन, यंगर का रोक देता है, ये भी है। रूट इनिशिएशन ऑन स्टेम कटिंग, हॉर्टिकल्चरल यूज है। इसके लिए नेप्थलीन एस्टिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड यूज होता है। जैसे मान लो गुलाब है, रोज का कटिंग आप लगाते हो ना, तो उसको आप ऑक्सीजन के सॉल्यूशन में डाल के लगा दो तो रूट का इनिशिएशन हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन करा देगा। दूसरा सेल इलॉन्गेशन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन, अगला फंक्शन है।
नेक्स्ट है फ्लावरिंग, इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऑक्सिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। प्रिवेंट लॉजिंग ऑफ सीरियल्स, जैसे खेत में आप कई बार देखते हो हवा चलता है, पानी बारिश होता है तो फसल खेत में ही गिर पड़ता है, बेंड कर जाता है, गिर जाता है, इसको बोलते हैं लॉजिंग ऑफ सीरियल्स। ऑक्सिन क्या करता है, लॉजिंग को रोकता है। कौन सा ऑक्सिन है, नाम नैप्थलीन एस्टामाइड रोकता है। नेक्स्ट है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, जैसे टोमेटो है, ग्रेप्स है, इन सब में ना ऑक्सिन क्या करता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करा देता है। नेक्स्ट है प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, आपने देखा था ना लाइट की तरफ बेंडिंग करना या ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में बेंड करना, तो ऑक्सिन फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म भी इंड्यूस करता है। सेलेक्टिव विडीसाइड, ऑक्सिन जो होता है सेलेक्टिव विडीसाइड है, जैसे 2,4-D हो गया, 2,4,5-T हो गया, ये सब सेलेक्टिव विडीसाइड हैं। विडीसाइड का मतलब ये खेत में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको ये किल करता है। सेलेक्टिव है मतलब आपके फसल को नहीं बर्बाद करेगा, फसल को किल नहीं करेगा, जो वीड्स होंगे वीड्स को ही किल करेगा। कैसे पहचानेगा कि कौन सा फसल है, कौन सा वीड है? जो वीड है वो चौड़े पत्ते वाले होते हैं, डाइकॉट होते हैं, उनको ये किल कर देता है। फसल जो आपका होगा उसका लीफ चौड़ा नहीं होता है और वो मोनोकॉट होता है, उसको छोड़ देता है। ये सेलेक्टिव है, चौड़े पत्ते वाले डाइकॉट को ही किल करेगा, फसल को छोड़ देगा। ध्यान देना, डाइकॉट आपका वीड हो जाएगा, ठीक है, सेलेक्टिव है। प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है बेटा, एपिकल डोमिनेंस है जो एपिकल बड है, एपिकल बड में ऑक्सिन बनता है। एपिकल बड की वजह से जो लेटरल या एक्सिलरी बड होता है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, इसे ही बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एपिकल बड में ऑक्सिन बना होता है, ऑक्सिन ही लेटरल बड को ग्रो नहीं करने देता। लेकिन जब डीकैपिटेशन कर देता है, डीकैपिटेशन मतलब जब एपिकल बड को काट के हटा देते हैं तो लेटरल बड ग्रो कर जाता है, क्योंकि ऑक्सिन तो हट गया ना, ऑक्सिन तो हट गया। तो डीकैपिटेशन करना बड़ा अच्छा होता है टी प्लांटेशन के लिए। टी प्लांटेशन के लिए ऑक्सिन अच्छा नहीं होता बेटा, टी प्लांटेशन के लिए साइटोकाइनिन अच्छा होता है, क्योंकि साइटोकाइनिन लेटरल बड का ग्रोथ करा देता है। तो ऑक्सिन एपिकल बड को इंड्यूस करता है। तो जो माली होता है, आपने देखा होगा, जो गार्डनर होता है, देखो बीच बीच में जो हेजेस होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनका कटिंग करता रहता है, ऊपर का टिप हटाता रहता है, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रूनिंग करना, कटिंग करना। प्रूनिंग मेक्स हर्ब्स डेंस, प्रूनिंग से जो हर्ब्स वगैरह होते हैं और भी घने हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, तो वो ऑक्सिन का जो इफेक्ट होता है वो ओवरकम हो जाता है ना, क्योंकि टिप हटा दिया तो ऑक्सिन भी हट गया होता है। नेक्स्ट है फेमिनाइजिंग इफेक्ट, ऑक्सिन क्या करता है, एक प्लांट है कैनबिस, कैनबिस सटाइवा में ऑक्सिन फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन इंड्यूस करता है, तो इसको बोलते हैं फेमिनाइजिंग इफेक्ट। तो ऑक्सिन के बाद अब हम बात करते हैं जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। जिबरेलिन, तो अगला हार्मोन है बेटा, ऑक्सिन के बाद दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन जो होता है डिस्कवर्ड बाय ई कुरोसावा, जापान में इन्होंने डिस्कवरी किया था। ई कुरोसावा ने इन राइस प्लांट्स सफरिंग फ्रॉम फुलिस सीडलिंग डिजीज, या इसे ही बैकेने डिजीज बोलते हैं, कॉज्ड बाय फंजाई या फंगस जिबरेल्ला फ्यूजिकुरोई। एक फंगस होता है एस्कोमाइसेटीज का जिसका नाम है जिबरेल्ला फ्यूजिकुरोई, इसी फंगस ने कॉज कराया था फुलिस सीडलिंग डिजीज या बैकेने डिजीज। तो सबसे पहले ई कुरोसावा ने डिस्कवर किया था राइस के प्लांट में, जापान में। सिम्टम क्या है बैकेने डिजीज का, प्लांट्स बिकम एक्सेसिव टॉल थिन एंड एलोइस, प्लांट बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, राइस का प्लांट इतना लंबा होना चाहिए करीब, तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया प्लांट, एक्सेसिव टॉल हो गया, बहुत पतला हो गया, पीले कलर का हो गया, इतना लंबा हो गया कि थोड़ा सा भी हवा चला ना तो खेत में ही गिर पड़ा, तो इसको बोला फुलिस सीडलिंग डिजीज। फुलिस मतलब मूर्ख ही तो था, इतना लंबा होने की क्या ज़रूरत थी कि खुद गिर जा रहे हो तुम। तो एक्चुअल में इतना लंबा कैसे हो गया, हम बताएं। उस प्लांट में ना, राइस के प्लांट्स में फंगस का इन्फेक्शन हुआ जिबरेल्ला का, और जिबरेल्ला का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ध्यान से सुनना, ये जो जिबरेल्ला फंगस है, जिबरेल्ला फंगस का मेटाबॉलिक
वेस्ट मटेरियल है जिब्रेलिन। तो जिब्रेला ने क्या किया, जिब्रेला ने जिब्रेलिन हार्मोन रिलीज किया प्लांट के ऊपर, और जिब्रेलिन ऐसा हार्मोन है जो प्लांट का हाइट बढ़ा देता है, और प्लांट का हाइट बहुत बढ़ गया जिससे वो बेंड कर गया। तो बाद में फिर जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड फर्स्टली आइसोलेटेड बाय याबुता, हयासी एंड सुमुकी फ्रॉम वेरियस फंगस एंड प्लांट्स। जिब्रेलिन को याबुता, हयासी, सुमुकी ये सब आइसोलेट किए फ्रॉम वेरियस फंगस एंड प्लांट्स, अलग अलग बहुत सारे फंगस से, प्लांट से आइसोलेट किए। ये एसिडिक नेचर का होता है, जिब्रेलिन एसिडिक नेचर का होता है। मोर देन 100 GA हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार एंड नेम्ड GA1, GA2, GA3 ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो 100 से भी अधिक, करीब 120 तक, 120 के आसपास जिब्रेलिन का डिस्कवर हुआ है, अभी तक डिस्कवरी हुआ है, और इनका एसिडिक नेचर होता है। तो GA1, GA2, GA3 ऐसे ऐसे नाम दे दिया गया 100 के ऊपर। GA3 जो है ये सबसे कॉमन जिब्रेलिन है, और इसका सबसे कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, और इसका डिस्कवरी सबसे पहले हुआ था, और सबसे ज़्यादा कॉमनली यही यूज होता है। जिब्रेलिन टर्पीन डेरिवेटिव होता है। टर्पीन ये डाई टर्पीन होता है। मोनोटर्पीन में 10 कार्बन होता है, 10 कार्बन्स। डाई टर्पीन है 20 कार्बन कंपाउंड होता है जिब्रेलिन। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, इस प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिन, ये जिब्रेलिन का प्रिकर्सर है। जिब्रेलिक एसिड सिंथेसाइज्ड इन यंग ग्रोइंग पार्ट्स, जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन का सिंथेसिस प्लांट के यंग ग्रोइंग पार्ट्स में होता है। अगर हम GA के बायोएसे की बात करें, बायोएसे क्या होता है? बायोएसे का मतलब होता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी केमिकल ऑन लिविंग सिस्टम। ध्यान देना, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनी केमिकल ऑन लिविंग सिस्टम। तो जिब्रेलिन का क्या इफेक्ट पड़ता है लिविंग सिस्टम के ऊपर? तो बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, या ध्यान दो, बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, या हम मेज एंडोस्पर्म टेस्ट भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, मेज एंडोस्पर्म टेस्ट। तो एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज एंजाइम। तो जिब्रेलिन क्या करता है बेटा, एंडोस्पर्म में, मेज के एंडोस्पर्म में एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज। तो अल्फा एमाइलेज को ये एक्टिवेट करा देता है, और यही एंजाइम होता है जो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करा के सीड का जर्मिनेशन कराता है। तो सीड जर्मिनेशन कराने वाला हार्मोन होता है जिब्रेलिक एसिड। अच्छा, पीछे ऑक्सिन बायोएसे हम नहीं बताए थे ना, जिब्रेलिन का बायोएसे है मेज एंडोस्पर्म टेस्ट या अल्फा एमाइलेज टेस्ट। ऑक्सिन का बायोएसे होता है एविनस सटाइवा कर्वेचर टेस्ट। एविनस सटाइवा होता है ओट। तो आपको पता है ओट में जो कोलेप्टाइल होता है एविनस सटाइवा का, उसका कर्वेचर कौन बनाता है, बेंडिंग कौन कराता है? ऑक्सिन कराता है। तो वो ऑक्सिन का बायोएसे हो गया। ऑक्सिन का बायोएसे एक और है रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। ऑक्सिन रूट ग्रोथ को इनहिबिट भी कर देता है, लेकिन स्टेम कटिंग के रूट निकालता है, वैसे प्रॉपरली वो रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ऑक्सिन का एक बायोएसे और भी है, 2 है। एक तो ये है एविनस सटाइवा कर्वेचर टेस्ट, दूसरा है रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। आप ये लिख लीजिए, फिर जिब्रेलिन के फंक्शंस हम बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन, यहाँ पे बेटा हमने जिब्रेलिन के फंक्शंस लिखा रखे हैं। तो क्या फंक्शंस है आपको हम बता दें, जैसे GA इज सब्सटीट्यूट ऑफ वर्नलाइजेशन एंड लॉन्ग डेज। क्या मतलब है इसका? आप देखिए, वर्नलाइजेशन का मतलब होता है चिलिंग ट्रीटमेंट। सीड को बोने के पहले अगर आप लो टेम्परेचर दे दो, जैसे गेहूं का सीड है, तो सीड से जब प्लांट बनेगा, प्लांट में जब फ्लावरिंग होगा, उसमें फ्लावरिंग स्टिमुलेट हो जाता है, प्रमोट हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। तो आप बेटा उसको लो टेम्परेचर दो ही मत, लो टेम्परेचर के स्थान पे सीधे उसको जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट दे दो, तो वही काम होगा जो लो टेम्परेचर का था, जिब्रेलिन भी वही काम करेगा। तो ये वर्नलाइजेशन का सब्सटीट्यूट है, मतलब लो टेम्परेचर देने की वजह आप सीधे जिब्रेलिन दे दो, वही इफेक्ट होगा। एंड लॉन्ग डेज, लॉन्ग डेज का मतलब है, आपने पढ़ा होगा लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको फ्लावरिंग करने के लिए दिन ज़्यादा चाहिए होता है, लॉन्ग डेज चाहिए होता है, दिन बड़ा चाहिए होता है। तो आप लॉन्ग डे प्लांट को जिब्रेलिन दे दो, ध्यान दो, लॉन्ग डे प्लांट को जिब्रेलिन दे दो और शॉर्ट डे कंडीशंस में रख दो, तब भी फ्लावरिंग कर जाता है।
तो मतलब लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट में कन्वर्ट करना हो, जिब्रेलिन दे दो, इफेक्ट आ जाएगा, वो फ्लावरिंग कर जाएगा। ठीक है। दूसरा है इंटरनोड इलोंगेशन। कोई जेनेटिकली छोटा प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, मतलब उसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, तो हाइट छोटा होगा, उसको लंबा करना है, आप जिब्रेलिन दे दो तो छोटा प्लांट बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका जीनोटाइप वही रहेगा बेटा। हॉर्मोन्स ब्रिंग ओनली फिनोटिपिक चेंजेस, नॉट द जीनोटिपिक। छोटा प्लांट है, जेनेटिकली ड्वार्फ है, स्मॉल टी, जिब्रेलिन दे दोगे वो टॉल हो जाएगा, लेकिन उसका जीनोटाइप स्मॉल टी ही रहेगा। ठीक है। बोल्टिंग क्या है? जिब्रेलिन इंड्यूस इंटरनोड इलोंगेशन इन बाइएनियल प्लांट्स हैविंग रोजेट हैबिट। एग्जाम्पल है कैबेज, कैरेट, सुगर बीट, हेन वेन, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ये लिखा है हमने, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग इन सेकेंड ग्रोइंग सीजन। तो होता क्या है बेटा, क्या होता है आपको हम बता दें। बोल्टिंग क्या है? जैसे कैबेज हो गया, ध्यान से सुनना, कैबेज है, कैरेट है, हेन वेन है, सुगर बीट है, ये सब बाइएनियल प्लांट होता है। बाइएनियल प्लांट का मतलब इनका लाइफ 2 सीजन का होता है, 2 सीजन में इनमें ग्रोथ होता है, 2 सीजन का इनका लाइफ होता है, पहला सीजन, दूसरा सीजन। पहले सीजन में इनमें क्या होता है ना, सिर्फ ध्यान दो, पहले सीजन में इनमें लीफ खूब ग्रो करता है, लीफ गुच्छे में निकलता है, ग्रुप में निकलता है, इसको बोलते हैं रोजेट। रोजेट का मतलब क्या है? रोजेट हैबिट का मतलब लीव्स ग्रो प्रोफ्यूजली। जैसे कैबेज देखा है, पत्ता गोभी देखा है, मूली देखा है, मतलब कैबेज है, कैरेट, गाजर आपने देखा है ना, ऐसे चुकंदर देखा होगा, तो देखिए एक ही जगह से बहुत सारे लीफ निकलते हैं, ग्रुप में निकलते हैं, इसको बोलते हैं रोजेट प्लांट, जिसमें लीफ गुच्छे में निकलता है, प्रोफ्यूजली ग्रो करता है। तो पहले सीजन में लीफ का ग्रोथ होता है ज़बरदस्त, इसको बोलते हैं रोजेट हैबिट। जब दूसरा सीजन आता है बेटा, दूसरे सीजन में क्या होता है, ठंडी के बाद इसमें इंटरनोड का इलोंगेशन होता है, जिससे प्लांट का हाइट बढ़ता है, 5-6 गुना ज़्यादा हाइट बढ़ जाता है। इसी इंटरनोड इलोंगेशन को हम बोलते हैं बोल्टिंग। कौन कराता है? जिब्रेलिन कराता है ये। तो कब होता है? सेकंड ग्रोइंग सीजन में होता है, फ्लावरिंग के जस्ट पहले। ठंडी बीत गया, ठंडी के बाद होगा, फ्लावरिंग के जस्ट पहले होता है। जब चुकंदर वगैरह में, गाजर वगैरह में फ्लावरिंग होता है, उसके जस्ट पहले ऐसा होता है। तो इसी प्रोसेस के इंटरनोड इलोंगेशन को हम बोलते हैं बोल्टिंग। कौन कराता है? जिब्रेलिन कराता है। चौथा फंक्शन है सीड जर्मिनेशन हार्मोन है ये। जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन हार्मोन है। कैसे कराएगा सीड को जर्मिनेशन? बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बाय द एक्टिवेशन ऑफ अल्फा एमाइलेज एंजाइम। सीड के एंडोस्पर्म में एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज एंजाइम। जिब्रेलिन क्या करता है? वो इनएक्टिव पड़ा रहता है एंजाइम, तो जिब्रेलिन उस एंजाइम को एक्टिवेट करा देता है, और वो एंजाइम क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन कराएगा, मोबिलाइजेशन कराएगा, उसमें रेस्पिरेशन करवा देगा सीड में, जिससे सीड का क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्रूट साइज इन एप्पल एंड इम्प्रूव इंक्रीज फ्रूट साइज इन एप्पल एंड इम्प्रूव इट्स शेप एंड इंक्रीज एक्सेस या स्टॉक लेंथ, दस द फ्रूट साइज इन द ग्रेप्स। तो बेटा ये जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन क्या करता है? इंक्रीज फ्रूट साइज इन एप्पल, एप्पल में फ्रूट साइज बड़ा कर देता है और उसके शेप को, आकार को मेंटेन करता है। एज वेल एज जो अंगूर होता है, ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स में जो एक्सिस होता है जिस पे अंगूर लगा होता है उसको लंबा कर देता है, जिससे अंगूर का साइज बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सिस लंबा होगा तो अंगूर थोड़ा दूर दूर होंगे तो साइज बढ़ेगा। कॉम्पैक्ट होता है तो अंगूर का साइज छोटा हो जाता है ना, तो एक्सिस बढ़ा देता है तो अंगूर का साइज बढ़ जाता है। तो एप्पल में आकार भी सही बनाया और साइज भी बढ़ा दिया, और अंगूर में उसका साइज बढ़ा देता है एक्सिस का लेंथ बढ़ाकर। जीए ओवरकम्स सीड एंड बड डोरमेंसी। जो जिब्रेलिन होता है सीड और बड डोरमेंसी को ओवरकम करता है। डोरमेंसी का मतलब है जर्मिनेट ना कर पाना, उसको ओवरकम कर देगा जिससे वो जर्मिनेट कर जाता है। शुगर केन है, गन्ना है, गन्ने में स्टेम काम का होता है, इकोनॉमिकल वैल्यू है, स्टेम से जूस निकलता है ना उसका। तो गन्ने का हाइट छोटा है मान लो, तो उसको जिब्रेलिन दे दो, गन्ने के खेत में आप जिब्रेलिन स्प्रे कर दो, जिससे उनका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्टेम इलोंगेशन हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा,
जिससे इंक्रीज यील्ड 20 टन्स पर एकड़ 20 टन प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है, यील्ड बढ़ाया जा सकता है जिब्रेलिन का यूज करके शुगर केन के फील्ड में। अगला फंक्शन है बेटा, आप ध्यान देना, अगला फंक्शन है जुवेनाइल कोनिफर है। जुवेनाइल कोनिफर मतलब कोई जिम्नोस्पर्म है कोनिफर, वो जुवेनाइल स्टेज में है, आप उसको GA3 दे दो, अर्ली मेच्योरिटी हो जाएगा, मतलब अर्ली सीड का प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जिब्रेलिन ने क्या किया, हैसन किया, हैसन मतलब बढ़ा दिया, हैसन मेच्योरिटी पीरियड बहुत जल्दी ला दिया ना, मेच्योरिटी बहुत जल्दी ला दिया, मेच्योरिटी पीरियड बहुत जल्दी ला दिया, फास्ट ला दिया। लास्ट फंक्शन है GA3 यूज्ड इन माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग का मतलब है सीड का जर्मिनेशन इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब होता है बेवरेजेस, एल्कोहलिक बेवरेजेस होता है, बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब जो ड्रिंक किया जाता है। तो एल्कोहलिक बेवरेजेस जो होता है, ब्रीविंग होता है, उसमें जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीड से बनती हैं, बहुत सारे अल्कोहल हैं जो सीड से बनते हैं, वाइन वगैरह, बियर, ये सब देखा होगा आपने। तो उसमें सीड को पहले जर्मिनेट करा के सड़ा देते हैं, फिर उससे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट से करा देते हैं। तो जर्मिनेशन करने के लिए, माल्टिंग करने के लिए हम GA3 का ही यूज करते हैं। जौ के सीड से बनता है, जौ के सीड से, तो उसको माल्टिंग करा देते हैं। हॉर्डियम वल्गेयर होता है जौ, तो उसके सीड से बनता है, बार्ले के सीड से ना। तो ये हो गया, तो जिब्रेलिन खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। आप इसको पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। साइटोकाइनिन, जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है बेटा ध्यान देना, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन शब्द बना है साइटोकाइनेसिस से ना, क्योंकि ये सेल डिवीजन कराने वाला हार्मोन है, साइटोकाइनेसिस कराने वाला हार्मोन है। तो इसमें देखिए साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड बाय मिलर एट ऑल, मतलब मिलर और उनके साथ वाले, एट ऑल मतलब कोवर्कर्स, मिलर और उनके साथ वाले, फ्रॉम हेयरिंग, हेयरिंग स्पर्म होता है, हेयरिंग फिश होता है, हेयरिंग फिश होता है इसके स्पर्म से, हेयरिंग स्पर्म DNA एंड कॉल्ड काइनेटिन, और हेयरिंग फिश है उसके DNA से आइसोलेट किया और उसको काइनेटिन नाम दिया, क्योंकि ये काइनेसिस कराता था। काइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, ड्यू टू इट्स एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन इंड्यूस करता था, और इसी सेल डिवीजन इंड्यूसिंग एबिलिटी की वजह से उसको नाम दे दिया काइनेटिन। लेकिन ये सिंथेटिक था ना, क्योंकि प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन फिश में कहाँ से आ गया, वो सिंथेटिक था। सिंथेटिक मतलब जो लैब में बनाया गया था। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल, भुट्टा होता है ना, मक्का, मक्के के कर्नल से, सीड से आइसोलेट किया गया, एंड कॉल्ड GA3, GA3 नाम दिया गया, और इसको आइसोलेट किया था लीथम साहब ने, बाय लीथम। उसके बाद फिर कोकोनट मिल्क से भी आइसोलेट किया गया। जो नारियल पानी होता है, कोकोनट मिल्क होता है, साइटोकाइनिन रिच होता है, उसमें एक्सेस में होता है। यही वजह है कि टिश्यू कल्चर में कोकोनट मिल्क का यूज किया जाता है, नारियल पानी का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा होता है। प्रिकर्सर क्या है, साइटोकाइनिन का स्टार्टर है, प्रिकर्सर है एडेनिन, एडेनिन प्रिकर्सर है, और tRNA डेराइव्ड होता है। आपको याद होगा जो ट्रांसफर RNA है, ट्रांसफर RNA के 3 प्राइम एंड पे CCA होता है, तो जो एडेनिन है, A है, उसी से ये डेराइव्ड है। तो ये आप बताइए एडेनिन क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, बेस। तो ये जो साइटोकाइनिन है बेटा, ये बेसिक नेचर का होता है, ध्यान देना, ये बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये एडेनिन से डेराइव्ड है, और एडेनिन क्या है, एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस होता है, इसलिए बेसिक नेचर का होता है। अब देखिए साइट ऑफ सिंथेसिस, ये प्लांट में कहाँ बनेगा, यंग डिवाइडिंग पार्ट में, ग्रोइंग पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बनेगा। एग्जाम्पल साइटोकाइनिन के एग्जाम्पल्स GA3, डाईहाइड्रोजीएटिन, काइनेटिन, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, बाप क्या होता है, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन। तो ये सब साइटोकाइनिन के एग्जाम्पल्स हैं। साइटोकाइनिन बायो एसे, साइटोकाइनिन का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, ध्यान देना, साइटोकाइनिन का बायो ऐसे होता है क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, या फिर एक और होता है सेल डिवीजन टेस्ट। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट क्या है, एक्चुअल में ये जो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन
क्लोरोफिल को, लीफ में जो क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है, उसको डिग्रेड होने से बचाता है, उसको प्रिजर्व करता है, डिग्रेड होने से बचाता है, जिससे लीफ जल्दी पीला नहीं पड़ेगा, लीफ में सेनेसेंस नहीं होगा, ये लीफ के सेनेसेंस को रोक देता है। अगर किसी प्लांट में लीव्स पीले पड़ रहे हों, पीला पड़ना सेनेसेंस का, एजिंग का सिम्टम है, तो आप उनके ऊपर ना साइटोकाइनिन स्प्रे कर दो, लीव्स हरे भरे हो जाएंगे। ये एजिंग को रोक देता है, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय होने से रोकता है। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन में देखिए, साइटोकाइनिन का भी बहुत सारा फंक्शन है। लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, ध्यान देना, लेटरल सूट ग्रोथ, जो लेटरल सूट निकलता है उसको ग्रो कराएगा, और स्टेम कटिंग के ऊपर, स्टेम कटिंग के ऊपर ये एडवेंटिशियस सूट का फॉर्मेशन करा देता है। फॉर्मेशन मतलब एकदम बनना शुरू करा देगा, और लेटरल सूट को जो पहले से बना है उसको और ग्रो करा देगा, लेकिन एडवेंटिशियस सूट को स्टेम कटिंग के ऊपर एकदम ग्रो कराता है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कराता था, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। मतलब अगर साइटोकाइनिन दे दो किसी प्लांट को तो एपिकल बड रहेगा, तब भी लेटरल बड का ग्रोथ होता रहेगा। तो ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट। अगर कोई दो हार्मोन अपोजिट है तो एंटागोनिस्ट बोलते हैं। अगर किसी दो हार्मोन का फंक्शन सेम है तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी। तो ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, मतलब एंटागोनिस्ट हो गया ऑक्सिन के। 10 यूजफुल इन टी प्लांटेशन, ये चाय के प्लांटेशन के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये लेटरल बड या एक्सिलरी बड का ग्रोथ कराता है। ऑक्सिन अच्छा नहीं टी प्लांटेशन के लिए, क्योंकि वो एपिकल डोमिनेंस करा देता था ऑक्सिन। एंटी एजिंग हार्मोन, जो ऑक्सिन होता है ये एंटी एजिंग हार्मोन होता है। एक्चुअल में ये प्लांट में एजिंग को रोक देता है। ये करता क्या, जैसे लीफ वगैरह है ना, लीफ वगैरह, उसमें न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कराएगा, प्रॉपर सपोर्ट ट्रांसफर कराएगा, सेल डिवीजन इंड्यूस करा देगा, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा, जिससे ओवरऑल एजिंग रुक जाता है। तो इसको बोलते हैं एंटी एजिंग हार्मोन। एंड दिस एंटी एजिंग एक्टिविटी, ध्यान देना, एंटी एजिंग हार्मोन प्लांट में होता है साइटोकाइनिन। दिस एंटी एजिंग एक्टिविटी ऑफ साइटोकाइनिन रिपोर्टेड बाय, दो साइंटिस्ट थे, रिचमंड एंड लेंग। ध्यान देना, रिचमंड एंड लेंज, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि साइटोकाइनिन में एंटी एजिंग एक्टिविटी होता है। एंड दिस एंटी एजिंग एक्टिविटी ऑफ साइटोकाइनिन इज कॉल्ड रिचमंड एंड लेंज इफेक्ट। तो रिचमंड एंड लेंज इफेक्ट जो होता है ये साइटोकाइनिन का एंटी एजिंग एक्टिविटी होता है। अगला फंक्शन है न्यू लीव्स फॉर्मेशन एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन जो होता है प्लांट में नए नए लीफ बना देता है, बना भी देता है, लीफ का ग्रोथ भी कराता है, और लीफ में क्लोरोप्लास्ट का भी फॉर्मेशन कराता है। ये इंड्यूस सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन कराने वाला हार्मोन है, साइटोकाइनेसिस कराता है, सेल डिवीजन कराता है, तभी तो नाम पड़ गया साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनेसिस करा रहा था, सेल डिवीजन करा रहा था। लास्ट फंक्शन है इंड्यूस मार्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस। मार्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कराता है, इसका टिश्यू कल्चर में यूज होता है। अच्छा, मार्फोजेनेसिस डिपेंड करता है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के रेशियो के ऊपर। आपको पता है ऑक्सिन से रूट बनता है, साइटोकाइनिन से सूट बनता है, आपको पता है। तो अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा है, मतलब साइटोकाइनिन ज़्यादा ऑक्सिन कम है, तो सूट का फॉर्मेशन होगा। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो कम है, मतलब साइटोकाइनिन कम ऑक्सिन ज़्यादा है, तो रूट बनेगा। अगर रेशियो इक्वल है, बराबर है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का, तो ना तो रूट बनेगा ना तो सूट बनेगा, कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैलस क्या है? कैलस जो होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, तो ना तो रूट बनेगा ना तो सूट बनेगा, वैसे अनडिफरेंशिएटेड ही रह जाएगा। तो ये साइटोकाइनिन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं एबीए हार्मोन के बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड होता है बेटा, आप देखेंगे जो एब्सिसिक एसिड है ये, इसी के कई सारे नाम हैं। एब्सिसिन 2 भी बोलते हैं, डॉर्मिन भी बोलते हैं, डॉर्मिन, ठीक है, कई सारे नाम हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दे दिया जिस हिसाब से वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। और बाद में पता चला कि एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिन 2, डॉर्मिन, ये सारे एक ही हार्मोन के नाम थे,
एक ही केमिकल था, एक ही हार्मोन था, बस उसका फंक्शन अलग अलग था, तो अलग अलग फंक्शन नाम के अलग अलग नाम दे दिया उसको, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से। तो ये ABA प्लांट में कहाँ बनता है? साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? डॉर्मेंट सीड्स, बर्ड्स एंड ओल्डर पार्ट्स, ओल्डर सेनेसिंग पार्ट्स, जैसे लीफ हो गया, पुराना लीफ, ओल्डर लीफ, उसमें ये बनेगा। ये ज़्यादातर फंक्शंस में आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द फंक्शन इसका एंटागोनिस्ट होगा जिबरेलिन हार्मोन के, जिबरेलिन के एंटागोनिस्ट होता है ज़्यादातर केसेस में। प्रिकर्सर देखें, मतलब ये बनता किससे? प्रिकर्सर इसका वायलाजेंथिन है। वायलाजेंथिन जो होता है कैरोटिनॉइड होता है, तो ABA कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है ना, वायलाजेंथिन पिगमेंट। ABA का बायो ऐसे होता है कॉटन एक्सप्लांट टेस्ट। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें बेटा, तो आप इसमें ध्यान देना, अगर हम ABA के फंक्शंस के बारे में बात करें तो इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म, ABA जो होता है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, ये सेनेसेंस को इंड्यूस करता है बेटा, ध्यान देना। इंड्यूस सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, डॉर्मेंसी के ही नाम पे पड़ गया डॉर्मिन। बाकी ये एब्सेशन भी कराता है बेटा, एब्सेशन, ये एब्सेशन भी इंड्यूस करता है। तो छठा फंक्शन हम लिख देते हैं इंड्यूस एब्सेशन, ये एब्सेशन भी कराता है। तो दूसरा फंक्शन था इंड्यूस सीड एंड बड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। डॉर्मेंसी क्या होता है? सीड का जर्मिनेट ना कर पाना। सीड डॉर्मेंसी, डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड स्टोरेज हार्मोन, ध्यान दो, ये सीड का डॉर्मेंसी कराता है, जिससे सीड को डेवलपमेंट होने के लिए, डेवलप करने के लिए, मेच्योर होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। और सीड डॉर्मेंट रहेगा तो सीड को आप साल भर स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जो अनाज आप खेत से आपको मिला है अपने खेत में दोबारा आपको साल भर बाद ही मिलेगा ना, तो इसको गोडाउन्स में स्टोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीड जर्मिनेट कर जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो ये सीड का स्टोरेज कराने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीड का डॉर्मेंट रहना, और डॉर्मेंट से ये कराता है। जिबरेलिन सीड को जर्मिनेट करा देता है और ये सीड को डॉर्मेंट बनाता है, तो दोनों का फंक्शन एंटागोनिस्ट हो गया। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन ये बड़ा अच्छा नाम है। स्ट्रेस मतलब जब स्ट्रेस कंडीशन है तब ये काम करता है। ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस मतलब जब किसी प्लांट से बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर लॉस कर जाए, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो स्ट्रेस कंडीशन आ गया, वाटर का डेफिशिएंसी आ गया, तो ABA एक्टिवेट हो जाता है एंड इट इंड्यूसेस स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा बंद करा देगा, दस प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को रोक देता है फर्दर, दस कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी होता है, ट्रांसपिरेशन को रोकने वाला हार्मोन होता है, क्योंकि स्टोमेटा को बंद करा देता है, क्लोज करा देता है। प्रिवेंट विविपेरस सीड जर्मिनेशन, ये विविपेरी को रोकता है। विविपेरी क्या होता है? विविपेरी क्या है पहले ये समझो, फिर ये रोकने का काम करता है। विविपेरी क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वाइल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट बॉडी, मतलब सीड अभी फ्रूट के अंदर है, प्लांट से अटैच है, तभी वहीं पे जर्मिनेट कर जाता है, उसको बोलते हैं विविपेरी। ये मैंग्रोव प्लांट्स में होता है, मैंग्रोव प्लांट जैसे राइजोफोरा वगैरह में होता है, जो सॉल्टी एरियाज में, मार्सी एरियाज में मिलते हैं। तो इनमें सीड प्लांट्स में ही जर्मिनेट कर जाता है। सीड जमीन में जर्मिनेट नहीं करता, जमीन में सॉल्ट बहुत है ना, इतना सॉल्ट में सीड जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा, तो प्लांट में ही जर्मिनेट करके नीचे सीधे आके जमीन में गिरता है। उसको अब पेनिट्रेट करना होता है, रेडिकल को, जर्मिनेट तो पहले से कर दिया होता है। तो ये ABA विविपेरी को रोकता है। इसका मतलब जो मैंग्रोव प्लांट है, मैंग्रोव प्लांट में ABA का लेवल बहुत कम होता है, GA ज़्यादा होता है, तभी उसमें विविपेरा सीड जर्मिनेशन होता है। लास्ट में है इंड्यूस एब्सेशन। जो ABA होता है इसका नाम एब्सिसिन है ना, एब्सिसिन, क्योंकि ये एब्सेशन कराता है। लीव्स है, फ्रूट है, फ्लावर्स है, इसका प्री मेच्योर फॉलिंग कराता है, मेच्योरिटी के पहले ही गिरा देता है। तो ऑक्सिन एब्सेशन रोकता था, ये एब्सेशन कराता है, तो एंटागोनिस्ट हो गया दोनों ना। अब लास्ट हार्मोन है एथाइलिन। एथाइलिन आपको बता देते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। एथाइलिन अगला हार्मोन जो हम बेटा बात करने वाले हैं, सबसे अंतिम हार्मोन, पांचवा हार्मोन हम बात करने वाले हैं एथाइलिन के बारे में। जो एथाइलिन है ध्यान देना, एथाइलिन
डिस्कवर्ड बाई कजिन्स, एक साइंटिस्ट का नाम था कजिन्स, उसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाई कजिन्स इन राइपेंड ऑरेंजेज एज वोलाटाइल सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो कजिन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने राइपेंड ऑरेंजेज में, सिट्रस में डिस्कवर किया एज वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल मतलब जो उड़ जाता है, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है ना, वैसे ये भी है जो कि फ्रूट का राइपनिंग कराता है। तो एथाइलिन एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, वोलाटाइल सब्सटेंस है, ये फ्रूट का राइपनिंग कराता है। और बेटा इट इज़ द ओनली हार्मोन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, ये इकलौता हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में होता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज होने वाला, ध्यान देना, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हार्मोन कौन सा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन है, एथाइलिन है। एथाइलिन एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हार्मोन है। तो साइट ऑफ सिंथेसिस, ये प्लांट में कहाँ बनेगा, सिंथेसाइज कहाँ होगा, राइपेंड फ्रूट्स है एंड पार्ट्स अंडरगोइंग सेनेसेंस, जो पार्ट प्लांट का बहुत ओल्ड हो गया है, जिसमें सेनेसेंस या एजिंग हो गया है, ये उसमें बनता है, राइपेंड फ्रूट्स में बनता है। और आगे देखिए, इसका प्रिकर्सर है मेथियोनिन। मेथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है जो एथाइलिन का प्रिकर्सर है। एथाइलिन बायोएसे, एथाइलिन बायोएसे है ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट इन डाइकॉट सीडलिंग्स। ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या है, ट्रिपल रेस्पॉन्स मतलब डाइकॉट की सीड को आप बो दो, मटर का सीड है बो दो, उससे जो सीडलिंग निकलेगा, छोटा सा प्लांट निकलेगा सीडलिंग, उसमें इसकी वजह से, थाइलिन की वजह से 3 रेस्पॉन्स आता है, इसलिए बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। 3 रेस्पॉन्स क्या है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, स्टेम मोटा सा दिखेगा, फूला हुआ दिखेगा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन, सीड को बोओगे तो सीड से ऊपर की तरफ ऐसे हुक बनता है, ऐसे एपिकल हुक बनता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं एपिकल हुक का फॉर्मेशन करना। इस तीनों एक्टिविटी को बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स, डाइकॉट की सीडलिंग में कराता है। तो एथाइलिन जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, इसका फार्मूला होता है C2H4, C2H4 हाइड्रोकार्बन है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे होता है ना, ये एथाइलिन है, C2H4 होता है ये, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ एथाइलिन, तो हमने बोला एथाइलिन इज वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हार्मोन यही है। तो फंक्शंस में आप इसके देखें अगर, तो एक फंक्शन है इट इंड्यूसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कॉमा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। तो इन्हीं तीनों फंक्शंस को हम बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स, जो यहाँ पे हमने लिखा रखा है पहले पॉइंट में। दूसरा है इंड्यूस एब्सेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये एब्सेशन कराता है, ठीक है। तीसरा है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ये फल को पकाने वाला हार्मोन है, फ्रूट राइपनिंग कराने वाला हार्मोन है। हैव क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट, क्लाइमेक्टेरिक क्या होता है, क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट क्या है, क्लाइमेक्टेरिक का मतलब होता है बेटा सडन इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग। जब फल का पकना होता है तो एथाइलिन की वजह से कुछ फ्रूट्स में, टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग बढ़ जाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लाइमेक्टेरिक, क्लाइमेक्टेरिक, एंड सच फ्रूट्स कॉल्ड क्लाइमैक्टिक, क्लाइमैक्टिक, ऐसे फल को बोलते हैं क्लाइमैक्टिक, CLIMACTIC, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लाइमेक्टेरिक, ठीक है। एथाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड सिंक्रोनाइज्ड इट विथ फ्रूट सेट। एथाइलिन क्या करेगा, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करा देगा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को सिंक्रोनाइज करा देगा, लगभग एक टाइम पे, लगभग गैप कम कर देगा उनको। इनिशिएशन ऑफ पीनट सीड जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। एक्चुअल में जो पीनट होता है, ग्राउंड नट या पीनट, मूंगफली में ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करके सीड का जर्मिनेशन करा देगा, और पोटैटो में जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर का जो डॉर्मेंसी है उसको ब्रेक करके उसको भी जर्मिनेट करा देगा। तो मूंगफली और आलू दोनों में ये जर्मिनेशन कराएगा। प्रमोट रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, दस इंक्रीजिंग द यील्ड।
आपने देखा है कि जो धान होता है, राइस होता है, वो पानी में ग्रो करता है सबमर्ज कंडीशन में। आधा पानी भरा होता है, ऊपर का आधा पार्ट एयर में रहता है। तो जो राइस होता है, धान लगता है, आपने देखा होगा पानी के ऊपर रहता है। तो ये इंटरनोड इलोंगेशन करा देता है, जो एथाइलिन है इंटरनोड इलोंगेशन करा देता है, ताकि जो राइस रहे, धान रहे, वो पानी में ना जाए, ऊपर रहे, एयर में रहे। क्योंकि पानी में धान चला जाएगा तो सड़ जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इंटरनोड इलोंगेशन करा देता है ताकि वो एयर में रहे, जिससे प्रोडक्टिविटी अपने आप क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। और देखिए आप, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग करा देता है ये। प्रमोट फीमेलनेस इन कुकुम्बर, ये कुकुम्बर में बेटा, खीरा ककड़ी में, कुकुम्बर में फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और थिनिंग, अंतिम फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है थिनिंग। थिनिंग मतलब एब्सेशन ऑफ कॉटन, वॉलनट एंड चेरी। कॉटन है, वॉलनट मतलब अखरोट है, चेरी है, इन सब में ये एब्सेशन इंड्यूस करता है। तो इसको बोलते हैं एब्सेशन या थिनिंग ऑफ कॉटन, वॉलनट एंड चेरी। ठीक है, तो ये सब एथाइलिन के फंक्शंस थे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप। तो एथाइलिन में एक चीज़ और बताते हैं आपको, इथेफॉन। ध्यान देना, इथेफॉन। इथेफॉन क्या होता है? ये इथेफॉन जो होता है एथाइलिन रिलीजिंग सब्सटेंस होता है, यूज्ड इन आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। ये कराता क्या है बेटा, ध्यान देना, इट रिलीज एथाइलिन अपॉन इट्स ब्रेकडाउन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअल में इथेफॉन जो होता है ये एथाइलिन कंटेनिंग सब्सटेंस है, एथाइलिन रिलीजिंग सब्सटेंस है। इसको पानी में डाल दिया जाता है, तो पानी में जब ये डिज़ोल्व हो जाता है तो ये पानी में धीरे धीरे एथाइलिन रिलीज करता है, और इस पानी को प्लांट के रूट में डाल देते हैं। तो प्लांट क्या करेगा, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जाइलम के थ्रू ये ऊपर तक पहुंचेगा, और फ्रूट में जाके ये राइपनिंग को इंड्यूस करता है। तो ये आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग में यूज होता है। बेटा एथाइलिन को हम डायरेक्टली प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि एथाइलिन गैस है ना, गैस तो उड़ जाएगा। तो एथाइलिन को प्लांट के ऊपर डायरेक्टली स्प्रे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैस होता है, गैस तो उड़ जाता है बेटा। तो हार्मोन खत्म हो गया है, ध्यान देना, हार्मोन कंप्लीट हो गया है। अगला हेडिंग है सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है? इनेबिलिटी ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट। सीड का जर्मिनेट ना कर पाना, अनेबल है, इनेबल है, ध्यान देना, इनेबिलिटी या अनेबिलिटी, बात एक ही है, ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट ऑल्दो द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन आर फेवरेबल कॉल्ड डोरमेंसी। इन्वायरमेंटल कंडीशन एकदम फेवरेबल है, लेकिन सीड फिर भी जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। इस सीड के इस स्टेट को हम बोलते हैं डोरमेंसी, और ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं डोरमेंट सीड्स। लेकिन अगर, अच्छा, डोरमेंसी के केस में प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में नहीं है, इन्वायरमेंट तो एकदम फेवरेबल है, प्रॉब्लम खुद सीड में है। लेकिन अगर सीड जर्मिनेट ना कर पाए ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, मतलब प्रॉब्लम अगर इन्वायरमेंट में रहे, सीड में ना रहे, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्यूसेंस, क्यूसेंस। और ऐसे सीड को हम बोलेंगे क्यूसेंट सीड्स। तो देखो क्या लिखा, इफ सीड्स फेल टू जर्मिनेट, इफ सीड्स फेल टू जर्मिनेट ड्यू टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस कॉल्ड क्यूसेंस, तो इस प्रोसेस को क्यूसेंस बोलते हैं, ऐसे सीड को क्यूसेंट सीड बोलते हैं। तो डोरमेंट सीड और क्यूसेंट सीड में डिफरेंस है ना, डोरमेंसी में प्रॉब्लम खुद सीड में है, क्यूसेंस में प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में है। कॉजेज ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी का क्या वजह है, क्या कॉज है, हम आपको बता दें। पहला है सीड कोट इंड्यूस डोरमेंसी, मतलब यहाँ पे जो डोरमेंसी है वो डोरमेंसी सीड कोट ने कराया है। तो क्यों, कैसे कराया? सीड कोट वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है, ऑफर मैकेनिकल रेजिस्टेंट एंड इम्परमेएबल टू वाटर एंड गैसेस। सीड कोट बहुत हार्ड होता है कुछ प्लांट में, कुछ प्लांट के सीड में, जिससे वो मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वाटर मिनरल के लिए इम्परमेएबल होगा। जैसे लेग्यूम्स है, चना मटर है ना, इनका सीड कोट हार्ड होता है, इसमें आपको याद है स्क्लेरिड होता है। दूसरा है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी, एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी, एम्ब्रियो रिड्यूस्ड होता है या नॉट फुल्ली डेवलप्ड,
फुल्ली डेवलप्ड नहीं रहता है, जिससे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। ये आपको मिलेगा इन ऑल पैरासिटिक प्लांट्स। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें आपको यही मिलेगा, विस्कम, वेलानोफोरा, इन सब में आपको मिलेगा रफलेसिया। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। अगर कोई सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। जैसे इनहिबिटर में केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, फिनोलिक्स, टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, मस्टर्ड ऑयल, फेरुलिक एसिड। फेरुलिक एसिड टोमेटो के पल्प में होता है, सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर है। ऐसे ही एबीओ हार्मोन हो गया, ऐसे ही पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड एटसेट्रा, ये सब बेटा सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर्स होते हैं। अगर ये रहेंगे तो सीड कैसे जर्मिनेट होगा। तो हम कॉजेज की बात कर दिए, सीड जर्मिनेशन के क्या क्या वजह है, सीड डॉर्मेंसी के क्या क्या वजह है। अब हम बताने वाले हैं डॉर्मेंसी को कैसे ओवरकम करेंगे। तो देखिए लिखा है हमने, हाउ टू ओवरकम या ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे ब्रेक किया जाए, क्या तरीके हैं, वही हम बात करते हैं। पहला मेथड है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन जो होता है वो सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी के लिए होता है। तो स्कैरिफिकेशन में बेटा जो सीड कोट होता है ना, उसको लूज बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, ताकि गैस का वाटर मिनरल का एक्सचेंज हो सके उसके थ्रू, ठीक है, परमेबल हो जाए। तो ये स्कैरिफिकेशन जो होता है सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी के लिए होता है। तो स्कैरिफिकेशन दो तरीके का है, फिजिकल और केमिकल। तो हमने लिखा है ना स्कैरिफिकेशन में, ये फॉर सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी के लिए होता है लूजनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट अकर्स। ये फिजिकल और केमिकल दो तरीके का है। फिजिकल में स्क्रैचिंग सीड्स विथ नाइफ, चाकू लेके ना सीड कोट को रगड़ दो, सीड कोट को खुरच दो, जिससे वो कमज़ोर हो जाए तो एक्सचेंज हो सकेगा गैस का वाटर का, फिजिकल है ये। केमिकल में ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स इन वीक एसिड या एल्कोहल सॉल्यूशन। सीड को किसी वीक एसिड में डाल दो, एल्कोहल सॉल्यूशन में डाल दो, उसका जो सीड कोट है लूज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। या फिर बॉइलिंग वाटर में कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए, एम्ब्रियो ना मरने पाए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन को आफ्टर राइपनिंग ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। और स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है ये एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी के लिए होता है। इसमें फॉर एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, इसको आफ्टर राइपनिंग भी बोलते हैं। इसमें बेटा एम्ब्रियो केप्ट एट लो टेम्परेचर विथ O2 अंटिल गेन फुल मेच्योरिटी। एम्ब्रियो को ना लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ में रख देंगे, जिससे उसका प्रॉपर मेच्योरिटी हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। रिड्यूस था ना, प्रॉपरली मेच्योर हो जाता है। एक तीसरा तरीका है लाइट एक्सपोजर। आप लाइट देके भी करा सकते हो, ध्यान देना। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं ना, जैसे लेट्यूस हो गया, लेट्यूस, टोमेटो, इनका सीड फोटोब्लास्टिक सीड होता है। फोटोब्लास्टिक सीड, PHOTO, फोटो, PHOTO, फोटोब्लास्टिक सीड। फोटोब्लास्टिक सीड ऐसे सीड होते हैं जिनको लाइट एक्सपोजर चाहिए फॉर सीड जर्मिनेशन। अगर लाइट नहीं मिलेगा, स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे सीड को लाइट एक्सपोजर कराते हैं। इन द केस ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड्स लाइट देते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल है तीसरे वाले का टोमेटो एंड टमाटर हो गया, लेट्यूस, ये सब। चौथा केस है लो टेम्परेचर दे दो, प्लस साथ में ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दे दो। जिब्रेलिन भी सीड जर्मिनेशन कराता है। जिब्रेलिन प्लस ऑक्सीजन प्लस लो टेम्परेचर दे दो, तब भी सीड जर्मिनेट कर जाता है। ये भी एक तरीका है डॉर्मेंसी को ओवरकम करने का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा, लिख लो, आप लोग नोट कर लो। सीड जर्मिनेशन, तो अभी हमने सीड डॉर्मेंसी बताया। डॉर्मेंसी का मतलब था सीड का जर्मिनेट ना कर पाना। तो डॉर्मेंसी के बाद आता है सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन का मतलब है बेटा कि सीड का जर्मिनेशन करना, सीड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए आफ्टर द पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। एक्चुअल में जब सीड डॉर्मेंट रहता है तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। तो रिजम्पशन मतलब फिर से प्रारंभ होना, शुरू होना। रिजम्पशन ऑफ सीड्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आफ्टर द पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी के बाद सीड्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का स्टार्ट हो जाना।
सीड्स जर्मिनेशन स्टार्ट्स विथ इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन आपने प्लांट ट्रांसफर्ड इन प्लांट में पढ़ा था कि सीड तभी जर्मिनेट करेगा जब सीड के अंदर पानी जाएगा, सीड का वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर की वजह से सीड को रप्चर हो जाएगा तो रेडिकल प्लूमेल बाहर हो जाएगा ना, तो यही इम्बाइबिशन था। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ABA हार्मोन का कंटेंट कम रहता है, जिबरेलिक एसिड का कंटेंट बहुत हाई रहता है जर्मिनेशन के टाइम पे। न्यूट्रिएंट हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइम सकर्स। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे बेटा जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनका हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है सीड के अंदर। न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन होगा तभी सीड का जर्मिनेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। सीड जर्मिनेशन दो प्रकार का है। सीड जर्मिनेशन 2 टाइप्स, 2 प्रकार का है। एक है एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ध्यान देना, सीड जर्मिनेशन 2 तरीके से होता है, एपीजियल और हाइपोजियल। क्या मतलब है इसका? एपीजियल में हाइपोकोटाइल ग्रो फर्स्ट। याद है ना आपको, जो सीड होता है, सीड में बेटा ऐसे आपने देखा होगा, सीड में आपने ऐसे देखा होगा, ये कॉटिलेडन है, ये प्लेम्यूल है, ये रेडिकल है, ये एपिकोटाइल होता है और ये हाइपोकोटाइल होता है। हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन से रूट का लेंथ बढ़ता है, एपिकोटाइल के इलोंगेशन से शूट का लेंथ। तो एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है बेटा? एपीजियल में हाइपोकोटाइल पहले ग्रो करता है, जिससे रूट पहले निकलेगा। रूट एग्जाम्पल है, सीड से पहले रूट निकलेगा। एग्जाम्पल एपीजियल के केस में कुकुम्बर है, मस्टर्ड है, कैस्टर है, ओनियन है, इन सब में। हाइपोकोटाइल हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा? जो हाइपोकोटाइल है, ध्यान देना, एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल पहले सीड से ग्रो करेगा, निकलेगा, जिससे सूट का लेंथ बढ़ेगा, मतलब सीड से पहले सूट सिस्टम निकलेगा, वो एपीजियल है, सॉरी वो हाइपोजियल है। हाइपोजियल में एपिकोटाइल पहले ग्रो करेगा, जिससे सूट सिस्टम पहले निकलेगा। एग्जाम्पल राइस है, मेज है, मैंगो है, लेग्यूम्स है, इन सब में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है और एपिकोटाइल पहले निकलता है। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक तो फोटोपीरियोडिज्म और दूसरा वर्नलाइजेशन। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, अगला कंसेप्ट है फोटोपीरियोडिज्म का। तो फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। एक्चुअल में देखो लिखा है फोटो पीरियड, ये लिखा है फोटो पीरियड। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट मतलब दिन, डे टाइम, पीरियड, फोटो पीरियड। एक्चुअल में 24 घंटा जो होता है, 24 आवर्स जो होता है, 24 आवर्स में दिन और रात 2 पीरियड होता है ना। दिन का पीरियड होता है, रात का पीरियड होता है। दिन और रात का एक साइकिल होता है। तो द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे, ध्यान देना, रिलेटिव लेंथ ऑफ डे, डे मतलब दिन का, फोटो वाला पीरियड, द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे इन 24 आवर साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, नाइट मतलब डार्क, इज कॉल्ड फोटो पीरियड एंड द रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू फोटो पीरियड इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। एक्चुअल में 24 घंटे का जो दिन और रात का साइकिल होता है, पीरियड होता है, उसमें जो दिन वाला पीरियड होता है, डे वाला, दिन वाला जो पीरियड होता है, लाइट वाला जो पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड एंड रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू फोटो पीरियड इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। तो आप इसमें देखेंगे जैसे फ्लावरिंग हो गया, ध्यान दो, फ्लावरिंग हो गया, सीड का जर्मिनेशन हो गया, बोथ आर फोटोपीरियोडिक रेस्पॉन्सेस, ये दोनों फोटोपीरियोडिक रेस्पॉन्स हैं। फ्लावरिंग और सीड का जर्मिनेशन होना, ये दोनों फोटोपीरियोडिक रेस्पॉन्स हैं। लाइट क्या है? लाइट फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस है। और फ्लावरिंग होना और कुछ प्लांट में सीड का जर्मिनेशन होना, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं, ऐसे सीड को हम बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स, जिसमें सीड का जर्मिनेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है ना। तो फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन इन सम प्लांट्स आर फोटोपीरियोडिक रेस्पॉन्स। Concept of photoperiodism was given by Gardner and Allard। जो गार्डनर और एलार्ड साहब थे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था फोटोपीरियोडिज्म का while studying flowering, ब्रैकेट में लिखा है विद रेस्पेक्ट टू लाइट एक्सपोजर इन टोबैको प्लांट। टोबैको 100 डे प्लांट होता है। एक्चुअल में ना गार्डनर और एलार्ड 2 साइंटिस्ट थे।
ये टोबैको प्लांट में टोबैको शॉर्ट डे प्लांट होता है, तो टोबैको प्लांट में ये एक्चुअल में फोटो पीरियोडिज्म का स्टडी कर रहे थे। मतलब टोबैको प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए कितना लाइट चाहिए, कितना लाइट का रिक्वायरमेंट है, कितना लाइट का एक्सपोजर चाहिए फॉर फ्लावरिंग, उसका स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म का कंसेप्ट दिया। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 10 से 14 आवर्स का जो लाइट पीरियड होता है, 10 से 14 घंटे का जो लाइट पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल फोटो पीरियड। आपको पता है, जाहिर सी बात है, हर जगह जैसे जो फोटो पीरियड होता है हर जगह सेम नहीं होता है ना। अब जैसे इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटा रात होगा, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। तो 10 से 14 10 to 14 आवर्स का जो लाइट पीरियड होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल फोटो पीरियड। दे क्लासिफाइड, दे मतलब गार्डनर और एलार्ड, दे क्लासिफाइड प्लांट्स इन 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर फॉर फ्लावरिंग। मतलब किस प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए कितना लाइट चाहिए, कितना लाइट एक्सपोजर का रिक्वायरमेंट है, इसके बेसिस पे इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्या क्या प्लांट 3 टाइप है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, 3 टाइप के हैं। किस बेसिस पे, फ्लावरिंग करने के लिए कितना लाइट चाहिए इसके बेसिस पे। लॉन्ग डे प्लांट्स, ध्यान देना, LDPs, लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, दिन लंबा है, ध्यान दो, लॉन्ग डे, दिन लंबा मतलब रात छोटी, तो लॉन्ग डे प्लांट्स का दूसरा नाम शॉर्ट नाइट प्लांट्स बोल सकते हैं ना। दिन लंबा मतलब रात छोटी। शॉर्ट डे प्लांट, ध्यान दो, शॉर्ट डे, दिन छोटा मतलब रात बड़ी। शॉर्ट डे प्लांट का दूसरा नाम क्या होगा, लॉन्ग नाइट प्लांट्स। तो बेटा ध्यान देना, लॉन्ग डे प्लांट, दिन बड़ा मतलब रात छोटी। मतलब लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा दिन वाला पीरियड ज़्यादा चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, मतलब लाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए। मतलब लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं, दे रिक्वायर लाइट पीरियड मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। ये जो क्रिटिकल डे लेंथ है 10 से 14 घंटे का, इससे भी ज़्यादा लाइट चाहिए तभी इनमें फ्लावरिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल है लॉन्ग डे प्लांट्स का, तो देखो लिखा है, दे रिक्वायर लाइट पीरियड मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल है हेनबेन, स्पिनच, स्पिनच होता है पालक, रेडिश होता है मूली, ओट है, जई होता है ना जई, शुगर बीट, बार्ली, व्हीट, ये सब जो होता है ये सब लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं बेटा। ध्यान देना, इनमें फ्लावरिंग तभी होगा जब इनको 10 से 14 घंटे से भी ज़्यादा लाइट मिलेगा, तभी नाम पड़ गया लॉन्ग डे, दिन लंबा मतलब लाइट पीरियड ज़्यादा है। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग नाइट प्लांट, नाइट मतलब डार्कनेस, इनको डार्कनेस ज़्यादा चाहिए, लाइट पीरियड कम चाहिए होता है। तो देखो, द रिक्वायर लाइट पीरियड मतलब फोटो पीरियड लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है राइस है, शुगर बीट है, ध्यान देना, शुगर केन, शुगर बीट तो यहाँ पे था, चुकंदर लॉन्ग डे प्लांट में आता है, शुगर केन शॉर्ट डे प्लांट में आता है, राइस, शुगर केन, टोबैको, सोयाबीन, ये सब जो होता है बेटा, ये सब शॉर्ट डे प्लांट में आता है। ठीक है, ये सब आप याद रखना। तो इनको क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए। तो एक चीज़ ये बताओ, लॉन्ग डे प्लांट, दिन बड़ा चाहिए रात छोटा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गर्मी वाला सीजन है, दिन बड़ा होता है रात छोटी होती है, इसका मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स मोस्टली फ्लावरिंग करते हैं गर्मियों में। शॉर्ट डे प्लांट में देखिए दिन छोटा रात बड़ी, तभी फ्लावरिंग होगा। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ये विंटर ब्लूमिंग होते हैं, मतलब इनमें सर्दियों में फ्लावरिंग होता है, इनमें गर्मियों में फ्लावरिंग होता है ज़्यादातर केसेस में। डे न्यूट्रल प्लांट, न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल मतलब चाहे दिन हो या रात हो, इनके ऊपर फ्लावरिंग का लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दे फ्लावर इन ऑल डे लेंथ, दैट इज फ्लावरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट एक्सपोजर। इनमें फ्लावरिंग फोटो पीरियड या लाइट के इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी भी डे लेंथ में फ्लावरिंग कर सकते हैं। मतलब देर इज नो डे न्यूट्रल प्लांट्स में देर इज नो को रिलेशन बिटवीन फ्लावरिंग एंड लाइट एक्सपोजर। फ्लावरिंग और लाइट एक्सपोजर का इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ये किसी भी डे लेंथ में फ्लावरिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, तो किसी भी डे लेंथ में, मतलब ये 12 मासी होंगे, ये 12 महीने ये आपको मार्केट में मिलेंगे। जैसे कुकुम्बर है, टोमेटो है, मेज है, कॉटन है,
ये मतलब आप देखोगे एक तरीके से 12 मासी होता है। ये किसी भी, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, किसी भी डे लेंथ में फ्लावरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग इंडिपेंडेंट है लाइट एक्सपोजर की। ठीक है, फ्लावरिंग और लाइट एक्सपोजर का कोई कनेक्शन नहीं है इनमें, ये न्यूट्रल प्लांट है। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, हम फिर आगे बात करते हैं। लिख लो आप। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान देना है। यहाँ पे बोर्ड पे जितना भी चीज़ बना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ डार्क पीरियड इंटरप्टेड बाय लाइट इन शॉर्ट डे प्लांट्स, ध्यान दो, जो शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट जिनको फ्लावरिंग करने के लिए दिन वाला पीरियड, लाइट वाला पीरियड कम चाहिए, डार्क वाला पीरियड ज़्यादा चाहिए। तो इफ़ डार्क पीरियड इंटरप्टेड बाय लाइट पीरियड इन शॉर्ट डे प्लांट्स, अगर शॉर्ट डे प्लांट्स को हम रात वाला जो पीरियड है, डार्क वाला पीरियड है, अगर उसमें हम लाइट का एक्सपोजर करा दें, देन फ्लावरिंग गेट इनहिबिटेड, देन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगा ही नहीं, फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगा, ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, सिर्फ उसका हाइट बढ़ता रहेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होता रहेगा, फ्लावरिंग होगा ही नहीं, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। और इसका उल्टा, अगर इफ डार्क पीरियड इंटरप्टेड बाय लाइट एक्सपोजर इन लॉन्ग डे प्लांट्स, देन फ्लावरिंग प्रमोटेड या एक्सेलरेटेड। अगर बेटा लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए दिन वाला पीरियड ज़्यादा चाहिए, अगर लॉन्ग डे प्लांट को रात में भी हम लाइट दे दें, रात वाला पीरियड डार्कनेस में अगर हम लाइट दे दें, तो उसमें फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग रुक जाता है। इसका मतलब लॉन्ग डे प्लांट के लिए दिन वाला पीरियड ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था, क्रिटिकल था, और शॉर्ट डे प्लांट को रात वाला पीरियड ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्रिटिकल था। इसका मतलब thus dark period is all equally critical, thus the dark period is equally critical for flowering as light period। मतलब जैसे कि लाइट का ड्यूरेशन, लाइट महत्वपूर्ण होता है फ्लावरिंग करने के लिए, दिन वाला पीरियड, ऐसे ही इक्वली क्रिटिकल डार्क या नाइट वाला भी पीरियड होता है। इसका मतलब यही है। नोट में देखिए हमने लिखा है लीव्स, जो मेच्योर लीफ होता है। तो ये बताइए ये क्या कनेक्शन है भाई, मतलब लाइट के प्रेजेंस में फ्लावरिंग हो रहा है, क्या कनेक्शन है लाइट का और फ्लावरिंग का। और बेटा एक हार्मोन भी होता है, एक हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन बनता है जिसका नाम है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन जो होता है ये फ्लावरिंग कराने वाला हार्मोन होता है, हाइपोथेटिकल हार्मोन है, आज तक इसको किसी ने देखा नहीं है। तो क्या होता है देखिए, लीव्स मेच्योर लीफ, इमेच्योर नहीं, मेच्योर लीफ जो होता है आर द लाइट परसेप्शन, परसेप्शन मतलब रिसीव करने वाला, साइट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट है जो लाइट को रिसीव करेगा, लीफ करेगा। लीव्स आर द लाइट परसेप्शन साइट ऑफ द प्लांट एंड द रेस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय फोटो रिसेप्टर पिगमेंट प्रोटीन। फोटो रिसेप्टर पिगमेंट प्रोटीन होता है, क्रोमो प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फाइटोक्रोम। तो बेटा होता क्या है ना, लीव्स आर द लाइट परसेप्शन साइट ऑफ प्लांट। तो फोटो पीरियोडिज्म कराने के लिए, फ्लावरिंग कराने के लिए लीफ जो होता है लाइट को रिसीव करता है। तो ये बताइए लीफ में क्या होता है जो लाइट को कैप्चर करता है, पिगमेंट। उस पिगमेंट प्रोटीन को हम बोलते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो होता है ये क्रोमो प्रोटीन है, कलर्ड देने वाला प्रोटीन होता है, पिगमेंट प्रोटीन होता है, फोटो रिसेप्टर है, लाइट को रिसीव करने वाला प्रोटीन होता है फाइटोक्रोम, यही लाइट को रिसीव करता है, ये लीफ में होता है। तो होगा क्या, व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू लाइट स्टिमुलस, ए हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजन सिंथेसाइज्ड which is transported from the leaf to the shoot apex through phloem and shoot apex या shoot apical meristem get transformed in the floral meristem। तो होता क्या है बेटा, ये देखिए ये लाइट स्टिमुलस आ रहा है, तो लीफ में फाइटोक्रोम पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स, यही पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, और लीफ में एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन फ्लावरिंग कराने वाला हार्मोन है, आज तक इसको किसी ने देखा नहीं, इसलिए हाइपोथेटिकल है। ये लीफ में सिंथेसिस होता है और फ्लोएम के थ्रू ये सूट एपेक्स में पहुंच जाता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम में पहुंच जाता है, और सूट एपिकल मेरिस्टेम को मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब फ्लोरल मेरिस्टेम से बेटा फ्लावर निकलेगा, लीफ नहीं निकलेगा, फ्लावर निकलेगा। तो देखिए
फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है ना। तो देखिए सूट सिस्टम बन गया, ये फ्लावर बन गया। तो ये लाइट के प्रेजेंस में फ्लोरिजन का सिंथेसिस होता है, वही फ्लावरिंग कराता है ना। तो ये आपने कनेक्शन देखिए, लाइट का, फाइटोक्रोम का, फ्लोरिजन का क्या कनेक्शन है आपने देख लिया। और फाइटोक्रोम जो पिगमेंट है जो लाइट को रिसीव करता है, ये दो रूप में मिलता है, दो फॉर्म में, PR फॉर्म, PFR फॉर्म, ये दो फॉर्म में मिलता है। PR मतलब फाइटोक्रोम रेड, ये दो फॉर्म में मिलता है, PR और PFR फॉर्म। जो फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म में मिलता है। एक होता है PR फॉर्म मतलब फाइटोक्रोम रेड, और दूसरा होता है PFR फॉर्म मतलब फाइटोक्रोम फार रेड। PR फॉर्म ये प्रोटीन है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, PFR फॉर्म ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये एक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम का एक्टिव फॉर्म है, और PFR फॉर्म फाइटोक्रोम का इनएक्टिव फॉर्म है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, तो फोटो पीरियोडिज्म वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। वर्नेलाइजेशन, वर्नेलाइजेशन को स्प्रिंगिफिकेशन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान देना। वर्नेलाइजेशन जो होता है इसी को हम स्प्रिंगिफिकेशन भी बोलते हैं, और भी नाम है इसके, और भी नाम है वर्नेलाइजेशन, स्प्रिंगिफिकेशन। तो कंसेप्ट गिवन बाय लाइसेंको, एक साइंटिस्ट था लाइसेंको, इसने वर्नेलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। तो वर्नेलाइजेशन क्या है, वर्नेलाइजेशन का मतलब है कि अगर हम सीड को बोने के पहले, कुछ प्लांट हैं जिनमें सीड को बोने के पहले अगर हम उसको लो टेम्परेचर दे दें, लो टेम्परेचर स्टिमुलस दे दें, उसके बाद बोएं, तो सीड से जो प्लांट बनेगा, प्लांट में फ्लावरिंग क्या होगा, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर या चिलिंग स्टिमुलस, लो टेम्परेचर एक्सपोजर, लो टेम्परेचर स्टिमुलस या चिलिंग स्टिमुलस या कोल्ड स्टिमुलस कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। मतलब सीड को बोने के पहले लो टेम्परेचर दे दो, बो दो, उसमें जब फ्लावरिंग होगा प्लांट में तो फ्लावरिंग बढ़ जाएगा, यही वर्नेलाइजेशन होता है। लो टेम्परेचर स्टिमुलस परसीव्ड बाय मैच्योर शूट अपेक्स या एम्ब्रियो ऑफ द सीड। तो एक बार बताइए, फ्लावरिंग यहाँ भी हो रहा है, फ्लावरिंग फोटो पीरियोडिज्म में भी हो रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। फोटो पीरियोडिज्म में स्टिमुलस लाइट था, फोटो पीरियड था, यहाँ पे स्टिमुलस लो टेम्परेचर है, कोल्ड है। वहाँ पे लाइट का परसेप्शन साइट लीफ था, यहाँ पे परसेप्शन साइट एम्ब्रियो है, सीड का एम्ब्रियो है, या सीड में जो मैच्योर शूट अपेक्स होता है वो है। तो वर्नेलाइजेशन में भी बेटा हाइपोथेटिकल हार्मोन इन्वॉल्व है जिसका नाम है वर्नेलिन, VERNALIN। हाइपोथेटिकल हार्मोन इन्वॉल्व है जिसका नाम है वर्नेलिन। और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वर्नेलाइजेशन जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका उल्टा है डीवर्नेलाइजेशन। डीवर्नेलाइजेशन मतलब कोई सीड था, आपने उसको लो टेम्परेचर पे रखा था, वो स्टिमुलेट हो गया था, आप उसको फिर से हाई टेम्परेचर पे रख दो, कड़ी धूप में रख दो, तो उसका जो स्टिमुलेट हुआ था वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये उल्टा रिवर्स हो गया डीवर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन इज सीन इन विंटर एनुअल्स एंड बायनियल प्लांट्स। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए, वर्नेलाइजेशन का एग्जाम्पल है विंटर एनुअल्स एंड बायनियल प्लांट्स। विंटर एनुअल्स में जैसे गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, जौ हो गया। बायनियल प्लांट्स में कैबेज है, कैरेट है, हेनबेन है, सुगर बीट है। ये बायनियल प्लांट्स है, 2 सीजन का होता है ना। पहले सीजन में इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, सेकंड सीजन में इनमें रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ग्रोथ होता है। भले ही 2 सीजन का है लेकिन रिप्रोडक्शन एक ही बार होता है। ये एक ही सीजन का प्लांट है, एनुअल है, रिप्रोडक्शन इनमें भी एक ही बार होता है। मतलब चाहे विंटर एनुअल हो या बायनियल प्लांट हो, ये दोनों मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब रिप्रोडक्शन एक ही बार होता है इनमें। ये दोनों होते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मतलब रिप्रोड्यूस ओनली वंस, एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं के 2 वैरायटी होते हैं, एक विंटर वैरायटी होता है, एक स्प्रिंग वैरायटी होता है।
विंटर वैरायटी को विंटर में बोते हैं और इधर अप्रैल मिड समर में अप्रैल मई के आसपास में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये जो स्प्रिंग वैरायटी है ये स्प्रिंग सीजन में बोया जाता है, वही मार्च के आसपास में, और ये बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन ये हार्वेस्ट कर लिया जाता है, करीब वही 5 महीने में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर ये जो स्प्रिंग वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी को ध्यान देना, ये जो विंटर वैरायटी है, विंटर वैरायटी वही नवंबर में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में अपने यहाँ विंटर वैरायटी बोते हैं। अगर विंटर वैरायटी को हम विंटर सीजन में ना बोकर स्प्रिंग वैरायटी के साथ में स्प्रिंग में बो दें मार्च में, तो पता है विंटर वैरायटी में फ्लावरिंग होगा ही नहीं। क्यों? इसको नवंबर दिसंबर का टेम्परेचर मिलना था सॉइल का, और आपने बो दिया मार्च में, तो इसको लो टेम्परेचर मिला ही नहीं ना, तो इससे फ्लावरिंग कहाँ हुआ? इसमें फ्लावरिंग रुक गया, इनहिबिट हो गया। तो यही था वर्नलाइजेशन। लो टेम्परेचर नहीं मिला तो फ्लावरिंग नहीं हुआ ना। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 12th का हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।